डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपने इनॉग्रेशन के बाद ज़ेलेंस्की ही नहीं दूसरे यूरोपीय मुल्कों के लीडरों को जलील किया। उसके बाद ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि क्या यूरोप अब अपने बलबूते अपने आप को डिफेंड करने का सिस्टम बनाएगा या उसकी अमेरिका की गुलामी जारी रहेगी। लंदन में यूरोपीय यूनियन के मुल्कों की जिस अलायंस ऑफ विलिंग्स की समिट हुई उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूरोप में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी है कि अब उन्हें खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार करना होगा और अमेरिका पर भरोसा कम करना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में ऐसा लग रहा है अमेरिका यूक्रेन में रूस के एजेंडे पर अमल कर रहा है। ये बात यूरोपियन यूनियन को सख्त नागवार गुजरी है। इस वीडियो में आसान और मुख्तसर अंदाज में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरोप अमेरिका के मुकाबले में फौजी ताकत बन सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। यूरोप का ख्वाब एक यूनिफाइड मिलिट्री का, एक ऐसा ख्वाब जो अरसे दराज से दफन किताबों की गर्द में छुपा था, अब एक बार फिर वक्त की आवाज़ बन चुका है। यूक्रेन की जंग, नेटो पर बढ़ते डिपेंडेंस और अमेरिका की बदलती प्रायोरिटीज़ में यूरोप को अपनी फौजी खुद मुख्तारी या सेल्फ रिलायंस पर संजीदगी से गौर करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यूरोप में इस पर काफ़ी हिचकिचाहट है। यूरोपीय यूनियन ने हमेशा से खुद को एक इकोनॉमिक ताकत के तौर पर पेश किया, लेकिन मिलिट्री ताकत के मैदान में उसकी हैसियत अब भी सेकेंडरी रही। नेटो, जो कि फंडामेंटली अमेरिका की सरबराही में काम करता है, अब तक डिफेंस के मैदान में यूरोप का सहारा रहा है। मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के बारे में शुरुआत जाहिर किए, यूरोप को पहली बार ये एहसास हुआ कि वक्त आ गया है कि वो अपने डिफेंस को खुद संभाले। जर्मनी और फ्रांस यूरोप की दो बड़ी ताकतें अब इस इम्कान पर संजीदा गुफ्तगू कर रही हैं कि एक यूनाइटेड यूरोपीय फौज बनाई जाए। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कई बार इस जानिब इशारा किया कि यूरोप को अपनी स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी या सेल्फ रिलायंस हासिल करनी चाहिए ताकि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक एक्टिव और इंडिपेंडेंट रोल अदा कर सके। पहले समझते हैं कि यूरोपियन डिफेंस का मौजूदा स्ट्रक्चर क्या है। यूरोप में फिलवक्त कई फौजी इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव्स मौजूद हैं, जैसे यूरोपियन डिफेंस एजेंसी, पेस्को यानी परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन, और यूरोपियन इंटरवेंशन इनिशिएटिव। ये सब मेजर्स यूरोप को एक मजबूत डिफेंस पावर बनाने की जानिब कोशिशें हैं, मगर उनमें सबसे बड़ी रुकावट मेंबर मुल्कों का पॉलिटिकल रिलक्टेंस है। कई यूरोपीय मुल्क नेटो पर भरोसा करते हैं और अमेरिका से डिफेंस रिलेशंस को ख़त्म करना उनके लिए नाकाबिले तसव्वुर है। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जर्मनी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक सॉफ्ट पावर के तौर पर जाना जाता था, अब अपनी मिलिट्री पॉलिसी में बड़ी तब्दीली ला रहा है। चांसलर ओलाफ शुल्ज ने 2022 में तकरीर में कहा कि यूक्रेन की जंग के बाद जर्मनी को ज़ाइटन वेंडे यानी पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। उसके बाद जर्मन हुकूमत ने डिफेंस बजट में 100 अरब यूरो का इजाफा किया, जो कि एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप था। मगर सवाल ये है कि क्या ये इनिशिएटिव्स या मेजर्स काफ़ी हैं? जर्मनी की अफवाज अभी तक पुराने हथियारों, ट्रेनिंग की कमी और स्लो ब्यूरोक्रेसी से दो चार है। अगर यूरोप वाकई एक यूनिफाइड फौज बनना चाहता है तो जर्मनी को एक लीडर वाला रोल अदा करना होगा। यूरोप की मुश्किल यह है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ अलायंस भी रखना चाहता है और दूसरी तरफ खुद मुख्तारी या इंडिपेंडेंट भी होना चाहता है। नेटो के अम्ब्रेला के बगैर यूरोप अब तक किसी बड़ी जंग या क्राइसिस से नहीं निपट सका। अमेरिका का डिफेंस बजट यूरोप के टोटल बजट से कई गुना ज़्यादा है और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे F-35 फाइटर्स, ड्रोन सिस्टम्स और साइबर वारफेयर में अमेरिका को
क्लियर सुप्रीमेसी हासिल है। वॉशिंगटन को भी ये डर है कि अगर यूरोप अलग मिलिट्री अलायंस बनाता है तो नेटो कमजोर पड़ सकता है, जिससे रूस या चीन जैसे राइवल्स को फायदा हो सकता है। यूक्रेन की जंग ने यूरोपीय अवाम और हुकूमतों को एक नए खतरे का सामना कराया है, वो है रूस का एग्रेशन। इस जंग ने साफ कर दिया है कि मॉस्को किसी भी लम्हे यूरोप के ईस्टर्न इलाके को निशाना बना सकता है, खासतौर पर पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे मुल्कों को। मगर यही खतरा यूरोप को मुत्तहिद करने की वजह भी बन रहा है। कई मुल्क अब यूरोपीय यूनियन की डिफेंस पॉलिसीज में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन जैसे गैर नेटो मुल्क भी अब नेटो में शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला है। अब समझते हैं कि इसमें रुकावटें क्या हैं, जो कि सियासी भी हैं, इकोनॉमिक भी और कल्चरल भी। यूरोप में एक यूनिफाइड फोर्स के क़याम की राह में कई रुकावटें हैं। एक है नेशनल सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस। हर मुल्क अपनी फौज, अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने इंटरेस्ट को आगे रखता है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है बजट और खर्च का। यूरोपीय मुल्कों में डिफेंस बजट में फ़र्क है। ग्रीस या यूनान, इटली और स्पेन जैसे मुल्क इतना नहीं खर्च कर सकते जितना फ्रांस या जर्मनी। पब्लिक ओपिनियन भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। कई मुल्कों में अवामी सतह पर मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री कैंपेन्स के खिलाफ सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं, खासतौर पर जर्मनी में। लेकिन ऐसी कोशिश का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या यह मुमकिन है? यूरोप एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना होगा कि या वो एक ताकतवर पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस बनना चाहता है या हमेशा के लिए अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में रहना चाहता है। फ्रांस जैसा मुल्क जो न्यूक्लियर पावर रखता है, यूरोपियन यूनियन का नेचुरल लीडर बन सकता है, मगर उसके लिए लाजिम है कि जर्मनी, पोलैंड, इटली और दूसरे मुल्क अपने डिफेंस सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ें और एक जॉइंट पॉलिसी पर एग्री हों। यूरोप की यूनिफाइड फौज का आइडिया बज़ाहिर मुश्किल लगता है, मगर हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर अमेरिका वाकई एशिया पर अपनी तवज्जो मरकूज रखता है और अगर रूस अपना एग्रेशन जारी रखता है तो यूरोप को खुद को डिफेंस के मैदान में साबित करना होगा। क्या यूरोप ये कर सकता है? वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तय है, दुनिया में अब वो वक्त नहीं रहा जब कोई कॉन्टिनेंट सिर्फ इकोनॉमिक ताकत से खुद को महफूज समझे। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।